अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जनरल फार्मा के 5 क्वेश्चंस को इस वीडियो में समझना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? डिफाइन टैकीफिलैक्सिस एंड बायो अवेलेबिलिटी। टैकीफिलैक्सिस, आफ्टर अटेनिंग रिक्वायर्ड फुल इफेक्ट ऑफ एन एगोनिस्ट or drug, it is the rapid decrease in response when the drug is administered repeatedly within short intervals, and this response cannot be achieved again if the dose of agonist is increased. It is short lived and reversible. टैकीफ्लेक्सिस क्या चीज़ है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए एगोनिस्ट क्या होता है। एगोनिस्ट वो ड्रग है जो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और उसको एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, हमें पता है कि जितने भी हमारे पास सेल्स हैं उनकी सरफेस के ऊपर रिसेप्टर पड़े होते हैं जहाँ पर किसी सब्सटेंस या ड्रग ने बाइंड करना होता है। अगर तो वो रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहे हैं आफ्टर बाइंडिंग दैट ड्रग, तो हम कहेंगे ये ड्रग क्या है? एगोनिस्ट है। ठीक है, तो इस टैकीफ्लेक्सिस में क्या हो रहा है कि जब हमने एगोनिस्ट दिया, ठीक है, वो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया और उसने हमें इफेक्ट जो था वो दे दिया जो हमें चाहिए था। अब क्या हुआ? शॉर्ट इंटरवल के बाद कुछ देर बाद हमने दोबारा से वो एगोनिस्ट दिया, वो एगोनिस्ट ड्रग दिया, लेकिन अब हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। क्यों नहीं रिस्पॉन्स आ रहा? वो इस वजह से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कि जितने भी सेल के रिसेप्टर थे वो तो ऑलरेडी बाइंड हैं एगोनिस्ट के साथ। अब मज़ीद जो एगोनिस्ट है उसके लिए रिसेप्टर खाली नहीं है, क्योंकि सेल के जो रिसेप्टर हैं वो सैचुरेट हो चुके हैं। इस वजह से हम अगर एगोनिस्ट दोबारा देते भी जाएंगे आफ्टर शॉर्ट इंटरवल, थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इसको हम कहते हैं टैकीफ्लेक्सिस। इट इज़ ऑफ शॉर्ट लिव्ड एंड रिवर्सिबल। ये थोड़ी देर के लिए होता है और ये रिवर्सिबल भी है। जब हमारे पास अनबाइंडिंग हो जाएगी, एगोनिस्ट उतर जाएगा, रिसेप्टर खाली हो जाएंगे, तो दोबारा से अगर हम वो एगोनिस्ट या ड्रग देंगे तो हमें अपना डिजायर्ड रिस्पॉन्स मिल जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ टैकीफ्लेक्सिस: एन इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग एफेड्रिन विच एक्ट्स बाय रिलीजिंग नोरएड्रेनालिन फ्रॉम एड्रीनर्जिक स्टोर्स. After repeated administration of ephedrine, the stores are exhausted. एफेड्रिन किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ये ड्रग है, ये प्रिवेंट करता है लो ब्लड प्रेशर को या फिर ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो ये जब भी हम ये ड्रग देंगे, ये क्या करेगा? एड्रीनर्जिक स्टोर से क्या रिलीज करवाएगा? नोरएड्रेनालिन। अब अगर हम इसको कंटिन्यूसली देते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो स्टोर्स हैं, एड्रीनर्जिक स्टोर्स, वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे और वो नोरएड्रेनालिन दोबारा रिलीज़ नहीं करेंगे। नोरएड्रेनालिन का फंक्शन यही था कि वो जो हार्ट रेट है उसको इंक्रीज़ कर देगा, तो जो हमारे पास ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम एफेड्रिन तो दे ही जा रहे हैं लेकिन हमारे पास इफेक्ट नहीं आ रहा, वो इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा। उसकी वजह यही है कि एड्रीनर्जिक स्टोर्स जो हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं और नोरएड्रेनालिन जो है वो रिलीज नहीं हो रहा। बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? द फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ ड्रग दैट रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन in chemically unchanged form irrespective of route of administration. ये ड्रग की वो फ्रैक्शन है या वो परसेंटेज है जो केमिकली अनचेंज्ड फॉर्म में सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुंचती है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक पेशेंट को ड्रग दिया है ओरली, ठीक है। अब वो ड्रग सबसे पहले कहाँ जाएगा? स्टमक में, फिर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर लिवर में जाएगा और उसके बाद फिर जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। ठीक है, तो मेनली जो एक्शन परफॉर्म होना है ड्रग का वो तब ही होना है जब ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में और वहाँ से फिर पूरी बॉडी तक जाएगा वो। तो बेसिकली हमारा मकसद ड्रग को कहाँ तक पहुँचाना है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक, तभी हमें जो एक्शन है ड्रग का वो मिलेगा। तो जब मैंने ओरली ड्रग दिया तो वो जब स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर में गया तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उसका हिस्सा तो ज़ाया हुआ होगा।
ज़ाया कितना हुआ, कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कुछ मेटाबोलाइज्ड हो गया, कुछ एक्सक्रीट आउट हो गया बॉडी से। तो जितनी परसेंट उसकी अनचेंज रही और जितनी परसेंट में वो ड्रग पहुंचा सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक, उस परसेंट को या उस फ्रैक्शन को हम कहते हैं ये ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इफ 100 मिलीग्राम ऑफ अ ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड ओरली, हमने 100 मिलीग्राम ऑफ ड्रग दिया है ओरली एंड 70 मिलीग्राम इज एब्जॉर्ब्ड अनचेंज, मतलब जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कितना पहुंचा है 70 मिलीग्राम। द बायो अवेलेबिलिटी इज 70%। ठीक है, 100 मिलीग्राम हमने दिया तो पहुंचा कितना सिस्टेमिक सर्कुलेशन में 70 मिलीग्राम, तो बायो अवेलेबिलिटी क्या हुई ड्रग की 70%। ठीक है, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन कन्फर्स 100% बायो अवेलेबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे हमें मिल रही थी 70% जब हमने ओरली दिया था। वो कहता है कि अगर हम इंट्रावीनसली दें, इंट्रावीनसली का से मुराद ये है कि हमने ड्रग डायरेक्टली कहाँ दे दिया, वीनस सर्कुलेशन में दिया। ठीक है, वेन के थ्रू, तो वो डायरेक्टली कहाँ जा रहा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, तो 100% हमें बायो अवेलेबिलिटी जो है वो मिलेगी उस ड्रग की जो हम इंट्रावीनसली देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट शॉर्ट एसे ऑन द इडियोसिंक्रेनेसी। Idiosyncrasy. All individuals do not respond in similar way to the same drug. The term idiosyncrasy is used to describe an abnormal drug response on the administration of first dose. Difference in response may be attributed to genetic conditions affecting drug metabolism. हमें ये तो पता है कि हर पर्सन में डिफरेंट जेनेटिक मेकअप है, यानी एक पर्सन की जीन्स दूसरे पर्सन की जीन्स से मुख्तलिफ हैं, जेनेटिक मेकअप सेम तो नहीं है। तो एक ड्रग अगर मैं किसी एक पर्सन को दे रही हूँ और वही ड्रग मैं साथ वाले पर्सन जो दूसरा पर्सन है उसको दे रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि दोनों का रिस्पॉन्स सेम आए। दोनों का रिस्पॉन्स सेम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जेनेटिक मेकअप जो है वो डिफरेंट है। एक पर्सन को वही ड्रग सूट कर जाएगी और एक पर्सन को उसी ड्रग से कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, कोई इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, उसके खिलाफ एंटीबायोटिक्स बन जाएंगी और जो हमारे पास डिफरेंट इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस टर्म को हम इडियोसिंक्रेनेसी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इडियोसिंक्रेनेसी की? फॉर एग्जाम्पल सक्सामेथोनियम, अ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, हैज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 4 to 6 minutes in most individuals. In some persons, due to genetic abnormality, it cannot be metabolized, and due to which the action of drug may remain for many hours with very serious consequences. सक्सामेथोनियम को हम जनरल एनेस्थीसिया के तौर पर यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, ये थोड़ी देर के लिए जो स्केलेटल मसल्स हैं उनकी पैरालिसिस करवा देता है, लेकिन कुछ लोगों में जिनमें जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी होती है उसमें क्या करता है ये हमें 4 to 6 मिनट्स के लिए हमने एनेस्थीसिया दिया था और हमने स्केलेटल मसल को रिलैक्स करवाया था, लेकिन ये क्या करता है ये फॉर मैनी आवर्स के लिए, कई घंटों तक के लिए पैरालिसिस करवा देता है, जिससे हमारे पास सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो जनरेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज थेराप्यूटिक विंडो, गिव क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो क्या है थेराप्यूटिक विंडो? इट इज द सेफ रेंज between the minimum therapeutic concentration and the minimum toxic concentration of a drug. थेराप्यूटिक विंडो को हम इस ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ये थियोफाइलिन एक ड्रग है जो कि लंग डिजीज़ में इस्तेमाल होती है, अस्थमा वगैरह में। तो हम ये उन डिजीज़ में हम ये थियोफाइलिन का इस्तेमाल करते हैं। अब हमने किस सेफ रेंज में इस ड्रग का इस्तेमाल करना है, हमें पता होना चाहिए कि अगर हम इस रेंज को एक्सीड करेंगे तो हमें हमारे पास टॉक्सिक इफेक्ट आएंगे, और अगर हम इस रेंज से कम डोज देंगे तो हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो हमने बेसिकली जो थेराप्यूटिक विंडो है वो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, वो टर्म क्यों यूज़ होती है, वो हमें सेफ रेंज ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताती है
कि कौन सी ऐसी सेफ रेंज है इस ड्रग की कि अगर हम ये देंगे तो हमें मैक्सिमम इफेक्ट मिलेगा और टॉक्सिक इफेक्ट से भी हम बच जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो वाई एक्सिस पे उसने प्लाज्मा कंसंट्रेशन दी हुई है ऑफ ड्रग, किस में दी हुई है, मिलीग्राम पर लीटर में, और एक्स एक्सिस में उसने टाइम दिया हुआ है आवर में। ठीक है, तो थेराप्यूटिक विंडो थियोफाइलिन की क्या है, वो है 8 मिलीग्राम पर लीटर से 16 मिलीग्राम पर लीटर तक। ठीक है, इट मीन्स कि जो यहाँ पे 10 से नीचे देखें, यहाँ पे कहीं 8 मिलीग्राम पर लीटर आएगा, वो इसकी क्या है, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है। इसका मतलब ये है कि अगर इस कंसंट्रेशन से कम ये डोज हुई प्लाज्मा में तो ये इफेक्ट जो है वो कॉज नहीं करेगी। तो 8 मिलीग्राम पर लीटर इसकी मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है और 16 मिलीग्राम पर लीटर इसकी मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन है। अगर हम 16 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा डोज में ये थियोफाइलिन देंगे तो वो टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करेगी। तो सेफ रेंज क्या है हमारी थियोफाइलिन की, वो है 8 मिलीग्राम पर लीटर से 16 मिलीग्राम पर लीटर। अब यहाँ पे ये जो ग्राफ ऊपर जा रहा है ये क्या शो कर रहा है कि हमने इन्फ्यूजन दी है, ये रेट ऑफ इन्फ्यूजन को शो कर रहा है। जैसे जैसे हम थियोफाइलिन की इन्फ्यूजन कर रहे थे बॉडी में तो ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ रही है टिल वो कहाँ तक गई, 16 मिलीग्राम पर लीटर तक। उसके बाद हमने इन्फ्यूजन बंद कर दी क्योंकि अगर हम ज़्यादा देते तो ये टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करती। जब हमने इन्फ्यूजन बंद की तो इसकी एलिमिनेशन स्टार्ट हो गई। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी फर्स्ट हाफ लाइफ है जो कहाँ पर ख़त्म हो रही है, टाइम क्या है, 7.5 आवर में इसकी एक हाफ लाइफ जो है वो कंप्लीट होगी। इसी तरह ये इसकी सेकंड हाफ लाइफ शो की हुई है और ये थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ इन्फ्यूजन है और ये रेट ऑफ एलिमिनेशन है। थेराप्यूटिक विंडो की हमने डेफिनेशन देख ली थी और एग्जांपल हमने ग्राफ के थ्रू समझ ली थी। द ड्रग थियोफाइलिन हैज़ अ थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन रेंज ऑफ 8 to 20 मिलीग्राम पर लीटर। थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन रेंज क्या बताइए, 8 to 20 मिलीग्राम पर लीटर, बट मे बी टॉक्सिक एट कंसंट्रेशन ऑफ मोर देन 15 to 20 मिलीग्राम पर लीटर। अगर 15 to 20 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई तो ये टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। The therapeutic window for a particular patient might thus be 8 to 16 मिलीग्राम पर लीटर। तो थेराप्यूटिक विंडो क्या है इस थियोफाइलिन ड्रग की, वो है 8 to 16 मिलीग्राम पर लीटर, जो सेफेस्ट रेंज है जिसमें इसका एक्शन परफॉर्म होगा। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इट इज़ अ मोर यूजफुल इंडेक्स ऑफ सेफ्टी as it describes the dosage range between the minimum effective therapeutic dose and the minimum toxic dose। ये हमें क्या बताती है, ये एक ऐसी सेफ डोजेज रेंज बताती है किसी भी ड्रग की कि अगर हम उससे ज़्यादा देंगे तो टॉक्सिसिटी कॉज होगी, अगर हम उससे कम देंगे तो इफेक्ट जो है वो जनरेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग। व्हाट नॉलेज can be derived from plasma half-life of drug? Give factors affecting it। पहले उसको डिफाइन करना है, फिर क्या नॉलेज मिलती है हमें प्लाज्मा हाफ लाइफ से और कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं प्लाज्मा हाफ लाइफ को। तो प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग वो टाइम है जो किसी भी ड्रग को 50% बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए चाहिए होता है। यानी अगर टोटल अमाउंट उसकी 100% है तो वो कितना टाइम लेगी कि वो सिर्फ उसकी कंसंट्रेशन बॉडी में 50% रह जाए, यानी टोटल अमाउंट का 1/2 रह जाए। उसको जितना टाइम लगेगा वो टाइम उसका हाफ लाइफ कहलाएगा। हम प्लाज्मा हाफ लाइफ को इस ग्राफ के थ्रू समझते हैं। वाई एक्सिस पे उसने प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग दी हुई है और एक्स एक्सिस पे उसने टाइम दिया हुआ है। ठीक है, अब वो कहता है कि हमने इन्फ्यूजन स्टार्ट की है ड्रग की 0 से, और हम जब जैसे जैसे ड्रग देते जा रहे हैं वैसे वैसे ड्रग की एक्यूमुलेशन होती जा रही है बॉडी में,
और हमारे पास जो ग्राफ है वो इंक्रीज़ कर रहा है क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इंक्रीज़ कर रही है। यहाँ पर आकर हमने इन्फ्यूजन जो है वो बंद कर दी। जब हमने ड्रग की इन्फ्यूजन कम की तो हमने देखा कि वो एलिमिनेशन जो है और एक्सक्रीशन जो है ड्रग की वो स्टार्ट हुई और जो ग्राफ है वो डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग प्लाज्मा में डिक्रीज़ हो रही है। अब स्टेडी स्टेट ड्रग कंसंट्रेशन क्या होता है कि जब रेट ऑफ ड्रग इन्फ्यूजन और रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन जो है वो इक्वल हो जाता है तो ड्रग एक स्टेडी स्टेट जो है वो अचीव कर लेता है। और ये कब अचीव होती है? जब 4 to 5 हाफ लाइफ जो हैं वो ड्रग की जब गुजर जाती हैं तब एक स्टेडी स्टेट ड्रग कंसंट्रेशन अचीव हो जाती है। अगर हम यहाँ देखें वो कह रहा है कि फ़र्स्ट हाफ लाइफ में 50% ऑफ जो ड्रग था उसने स्टेडी स्टेट हासिल कर ली और जब सेकंड हाफ लाइफ गुजरी तो 75% ड्रग स्टेडी स्टेट में आ गया और 3.3 हाफ लाइफ गुजरने के बाद 90% ऑफ ड्रग जो है वो स्टेडी स्टेट में आ गया और 4 to 5 हाफ लाइफ जब गुजरी तो ड्रग ने 100% स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को अचीव कर लिया। ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है कि कितना वक्त लगा 50% स्टेडी स्टेट हासिल करने में और कितना वक्त लगा जब इसी 50% स्टेडी स्टेट को हमने एलिमिनेट किया बॉडी से। दूसरी चीज़ जो ये शो कर रहा है वो ये है कि हमें कितना वक्त लगा ड्रग को एक्यूमुलेट करवाने में ड्यूरिंग कांस्टेंट रेट ऑफ इन्फ्यूजन। जब हमने इन्फ्यूजन को स्टॉप किया तो हमें कितना टाइम लगा कि हम ड्रग को एलिमिनेट करवा सकें बॉडी से जबकि उसने स्टेडी स्टेट हासिल कर ली हुई थी। तो ये टाइम कोर्स को भी इंडिकेट करता है। तो हमें क्या नॉलेज हासिल होती है प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग से? इट इंडिकेट्स द टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन 50% ऑफ स्टेडी स्टेट और टू डिके 50% स्टेडी स्टेट। मतलब जब हमने 50% हासिल कर ली स्टेडी स्टेट हमें कितना टाइम लगा और जब हमने 50% डिके करनी थी उसको एलिमिनेट करना था बॉडी से तब कितना टाइम लगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? द ग्राफ शोज द टाइम कोर्स ऑफ ड्रग एक्यूमुलेशन ड्यूरिंग कॉन्स्टेंट रेट ऑफ ड्रग इन्फ्यूजन and the time course of drug elimination after stopping an infusion that has reached the steady state। जब ड्रग स्टेडी स्टेट में आ जाता है रेट ऑफ इन्फ्यूजन और रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाता है तो हमें कितना टाइम लगता है ड्रग को एक्यूमुलेट करवाने में और कितना टाइम लगता है ड्रग को एलिमिनेट करवाने में। ठीक है, तो ये चीज़ भी इस ग्राफ से हमें पता लगती है। थर्ड हमारे पास पॉइंट है इट हेल्प्स टू डिटरमिन द ड्रग रेजिमेन। ड्रग रेजिमेन क्या होता है? ये एक प्लान है फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो फैक्टर्स क्या हैं जो अफेक्ट करते हैं हाफ लाइफ को? हमने फॉर्मूला पढ़ा था हाफ लाइफ का 0.693 कांस्टेंट था मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवर क्लियरेंस। क्लियरेंस का मतलब होता है कि किस रेट से जो ड्रग है वो एलिमिनेट हो रहा है बॉडी से। ठीक है, रेट ऑफ एलिमिनेशन पर यूनिट टाइम। अच्छा, तो हम ये कहते हैं कि जो फर्स्ट हाफ लाइफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग का ज़्यादा होगा तो हाफ लाइफ भी ज़्यादा होगी। अगर क्लियरेंस यानी एलिमिनेशन ज़्यादा होगी ड्रग की तो हमारे पास जो हाफ लाइफ है वो कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ मेंटेनेंस डोज, हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। मेंटेनेंस डोज की डेफिनेशन क्या है? द डोज रिक्वायर्ड फॉर रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन टू मेंटेन अ टारगेट प्लाज्मा लेवल बिकॉज दिस रिक्वायर्स रिस्टोरिंग द अमाउंट ऑफ ड्रग लॉस टू एलिमिनेशन और क्लियरेंस। ये वो डोज है ड्रग की जो हम रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन पर देते हैं की बेसिस पे देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने टारगेट प्लाज्मा लेवल कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग को मेंटेन करना होता है। ठीक है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली एलिमिनेट हो रहा है ड्रग बॉडी से तो उसको मेंटेन करने के लिए ड्रग की कंसंट्रेशन प्लाज्मा में मेंटेन करने के लिए हम मेंटेनेंस डोज देते हैं।
मेंटेनेंस डोज को हम इस ग्राफ के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा दी हुई है वाई एक्सिस पे, टाइम दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। यहाँ पे हमने डोजिंग को स्टार्ट किया है। हमने सबसे पहले दी है लोडिंग डोज। लोडिंग डोज मैंने पहले भी आपको बताया था, हमें जब रैपिडली हमने एक टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन लेवल हासिल करना है किसी भी ड्रग का, तो हम एक लोडिंग डोज देते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये लोडिंग डोज हमने दे तो दी और टारगेट प्लाज्मा लेवल कंसंट्रेशन अचीव भी हो गई, लेकिन अब हमने इसको मेंटेन भी रखना है ताकि वो अपना एक्शन परफॉर्म कर सके ड्रग। तो अगर हम इसको मेंटेन नहीं करेंगे तो ये तो एलिमिनेट होता जाएगा, जैसे जैसे हाफ लाइफ इसकी गुजरती जाएगी, इसकी क्लियरेंस होती जाएगी बॉडी से। तो हमने उसको प्रिवेंट करने के लिए रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन करनी है ड्रग की, ताकि वो जो ड्रग का प्लाज्मा लेवल है, टारगेट प्लाज्मा लेवल, वो मेंटेन रहे। तो इस डोज को जो हम टारगेट प्लाज्मा लेवल को मेंटेन करने के लिए रेगुलर बेसिस पर हम देते हैं, इसको हम कहते हैं मेंटेनेंस डोज। तो कैलकुलेशन किस तरह की जाती है मेंटेनेंस डोज की? मेंटेनेंस डोज इज इक्वल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन लेवल, सीपी से मुराद ये है, ठीक है। टारगेट मतलब हमें जितना रिक्वायर्ड है, जितना हमें चाहिए, मल्टीप्लाई बाय क्लियरेंस, ठीक है, ओवर बायो अवेलेबिलिटी।